नमस्कार, मैं हूं सौरभ। इस वक्त देश में बहुत कुछ ऐसा चल रहा है जो आप बच्चों को बता नहीं सकते, इसीलिए सबसे पहले मैं आपको वो बताऊंगा जिसे आप अपने बच्चों को दिखा सकते हैं, सुना सकते हैं। आज प्रधानमंत्री ने बहुत जरूरी बात कही है, तो आप जहां भी हैं बस 5 मिनट निकाल लीजिए और प्रधानमंत्री को सुनिए। हमारे पास खबरें सारी हैं, लेकिन सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संवाद। नरेंद्र मोदी ने भविष्यवाणी कर दी है, 21वीं सदी में एक नव भारत का उदय होगा। प्रधानमंत्री के एक एक शब्द को हर मम्मी पापा को, हर शिक्षक को, हर स्टूडेंट को जरूर सुनना चाहिए। साथियों, किसी भी देश के विकास को गति देने में उसकी युवा पीढ़ी और युवा ऊर्जा, इसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। लेकिन उस युवा पीढ़ी का निर्माण बचपन से ही शुरू हो जाता है। जैसा बचपन होगा, भविष्य का जीवन काफी कुछ उसी पर निर्भर करता है। पुरानी शिक्षा व्यवस्था को बदलना उतना ही आवश्यक था जितना किसी खराब हुए ब्लैक बोर्ड को बदलना आवश्यक होता है। प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं ये सब हवा हवाई नहीं है। इस विजन के पीछे बड़े बड़े एक्सपर्ट्स की राय है, इसमें साइंटिफिक नजरिया है और उज्जवल भविष्य की प्लानिंग है। मतलब नई शिक्षा नीति के रथ पर सवार होकर देश की युवा शक्ति नव राष्ट्र निर्माण करने जा रही है। शिक्षकों की जरूरत है जो बच्चों को फन लर्निंग, प्लेफुल लर्निंग, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग और डिस्कवरी बेस्ड लर्निंग का एनवायरनमेंट दें। बच्चों का मन, उनका मस्तिष्क वैज्ञानिक और तार्किक तरीके से सोचना शुरू करें। उनमें मैथमेटिकल थिंकिंग और साइंटिफिक टेम्परामेंट विकसित हो, ये बहुत आवश्यक है। और मैथमेटिकल थिंकिंग का मतलब केवल यही नहीं है कि बच्चे मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम ही सॉल्व करें, बल्कि ये सोचने का एक तरीका है। ये तरीके हमें उन्हें सिखाना है। ये हर विषय को, जीवन के पहलू को मैथमेटिकल और लॉजिकल रूप में समझने का दृष्टिकोण है। नई शिक्षा नीति में फंडामेंटल एजुकेशन पर ज्यादा ध्यान दिया गया है। उसे ऐसे समझ लीजिए, बुलंद इमारत के लिए ठोस बुनियाद की जरूरत होती है। नई शिक्षा नीति में भी पहले बुनियाद को सॉलिड बनाने का प्लान तैयार किया गया है, जिसकी शुरुआत प्री प्राइमरी स्कूलिंग से शुरू की जाएगी। मतलब ये कि अब सिर्फ बड़े स्कूलों और बड़े शहरों में ही प्री प्राइमरी शिक्षा नहीं होगी। अब देश के एक एक बच्चे को शुरुआती दौर से ही साइंटिफिक एजुकेशन दी जाएगी। ये कैसे होगा, उसका बेसिक आइडिया प्रधानमंत्री ने शेयर किया। इस नीति का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी के विकास को एक राष्ट्रीय मिशन के रूप में लिया जाएगा। प्रारंभिक भाषा का ज्ञान, संख्या का ज्ञान, बच्चों में सामान्य लेख को पढ़ने और समझने की क्षमता का विकास, ये बहुत आवश्यक होता है। बच्चा आगे जाकर रीड टू लर्न करें, इसके लिए जरूरी है कि शुरुआत में वो लर्न टू रीड करना सीखे। लर्न टू रीड से रीड टू लर्न की ये विकास यात्रा फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी के माध्यम से पूरी की जाएगी। प्रधानमंत्री ने यह भी बताया कि बच्चों को पढ़ना सिखाने के लिए स्कूल की चारदीवारी सिर्फ जरूरी नहीं है, प्रैक्टिकल एजुकेशन भी बहुत जरूरी है, जो बच्चों के भीतर सीखने की प्रक्रिया को आसान कर देती है। इसको समझाने के लिए प्रधानमंत्री ने बहुत ही बढ़िया एक एग्जाम्पल दिया, जिसे हर पेरेंट्स को जरूर सुनना चाहिए। बेसिक गणित जैसे काउंटिंग, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब भी
बच्चे आसानी से समझ सकेंगे। ये तब संभव होगा जब पढ़ाई किताबों और क्लास की 4 दीवारियों से बाहर निकालकर वास्तविक दुनिया से जुड़ेगी। आपको बता दूं कि हम सिर्फ 5 मिनट के अंदर कंगना रनौत पर एक बड़ी खबर आपको देने वाले हैं। उससे पहले 5 मिनट रिया चक्रवर्ती की बात करते हैं। अगले 4 दिन रिया को जेल में रहना होगा और जेल के अंदर क्या हाल है रिया चक्रवर्ती का, देखिए एक पूरी रिपोर्ट। क्या रिया चक्रवर्ती ने ठाकरे सरकार को हिला दिया? क्या रिया ने ठाकरे सरकार की प्रतिष्ठा पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया? रिया जेल के अंदर है और जेल के बाहर पॉलिटिक्स के खेल की क्लियर पिक्चर आज आपके सामने होगी। सुशांत केस में रिया को क्लीन चिट देने वाली महाराष्ट्र की ठाकरे सरकार को बैकफुट पर लाने के फैक्टर की लिस्ट समझिए। कोर्ट रूम में रिया की ड्रग्स कुंडली की बेल अर्जी पर सबूतों ने ऐसा बाउंसर डाला कि रिया के वकील की तरफ से दी गई तमाम दलीलों को क्लीन बोल्ड कर दिया। फैसला हुआ कि रिया को अभी जेल में रहना होगा। कुछ इसी तरह की जेल में रिया चक्रवर्ती पर एक मिनट भारी पड़ रहा है। रिया को कभी नहीं लगा होगा कि उन्हें भी जिंदगी में जेल जाना पड़ सकता है, क्योंकि कोई तो है जो रिया को पर्दे के पीछे से पूरा सपोर्ट दे रहा है। तभी तो रिया का नाम आते ही एक पूरा पॉलिटिकल खेल शुरू हो गया। 14 जून को सुशांत सिंह राजपूत की मौत के चंद घंटों के अंदर अंदर मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र के गृह मंत्री इस नतीजे पर पहुंच गए कि यह एक प्लेन एंड सिंपल सुसाइड का केस है। लेकिन जब इस केस में कई और गंभीर एंगल सामने आने लगे तो पूरा केस 360 डिग्री घूम गया। अब रिया चक्रवर्ती को शायद 22 सितंबर तक जेल के अंदर ही रहना पड़े। इसलिए जेल के बाहर चल रहे राजनीतिक खेल को समझना भी बहुत जरूरी है। बेल रिजेक्ट हुई तो करंट जेल में कैद रिया को लगा और झटका महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार को भी। जिस रिया को मुंबई पुलिस ने बचाया, उसी रिया को अदालत ने बेल से मना कर दिया। आखिर ऐसा क्या हुआ, हम इसकी पूरी डिटेल शेयर करें। उससे पहले जेल में रिया की 60 घंटों का पूरा हिसाब किताब समझिए। रिया की बेल रिजेक्ट, नया खेल हुआ स्टार्ट। सलाखों के पीछे रिया के 60 घंटे बहुत भारी। रिया ने बार बार पूछा, बेल को किसने रोका? रिया चक्रवर्ती समझ गई, बुरी तरह फंस गई। रिया चक्रवर्ती इस वक्त बुरी तरह फंसी हुई हैं। उन्हें जेल न जाना पड़े, इसके लिए रिया ने कई कानूनी तिगड़में भिड़ाई, लेकिन सब फिजूल। रिया पर आरोप इतने संगीन हैं कि मुमकिन है उनका अंजाम ऐसी ही काल कोठरी में जाकर खत्म हो। रिया चक्रवर्ती को हो सकता है 22 सितंबर तक जेल का ही खाना खाना पड़े, जेल का ही पानी पीना पड़े। और ऐसा सिर्फ रिया के साथ नहीं है, बल्कि पूरी ड्रग्स मंडली की कुंडली में ऐसी ही जेल का योग बैठा हुआ है। घड़ी की बढ़ती सुई के साथ रिया की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। हर नया दिन रिया के लिए बुरी खबर लेकर आ रहा है। अतीत का अपराध रिया के आज को डरा रहा है और भविष्य को लेकर रिया इस बात को सोच सोच कर परेशान है कि सजा हुई तो जिंदगी के तमाम साल जेल की 4 दीवारी में गुजरेंगे। यकीन मानिए, जेल में गुजर रहा एक मिनट रिया को बहुत भारी लग रहा है। लगातार 2 रातों से ठीक से सोई नहीं। गुरुवार को पूरी रात बैरक में बेचैन रही। रिया के चेहरे पर तनाव झलक रहा था। रिया ने रात को डिनर बेमन से खाया। रात 11 बजे सोने की कोशिश की। गुरुवार की रात भी बुधवार से बहुत ज्यादा जुदा नहीं थी। गुरुवार की रात भी रिया चक्रवर्ती करवटें बदलती रहीं, परेशान रहीं, सोचती रहीं कि आखिर वो अपने घर क्यों नहीं जा पा रही है। ऐसा क्या उन्होंने गुनाह कर दिया, तमाम बातें उनके दिमाग में चल रही थी। उनको अपना प्राइम रोज का फ्लैट याद आ रहा था, अपना लग्जरियस बेड याद आ रहा था, माता पिता की याद आ रही थी। लेकिन जेल में थी, आरोपी थी, उन पर संगीन आरोप लगा है किसी को ड्रग्स देने का, और यही वजह है कि उन्हें बेल नहीं मिल पा रही थी। और ये बातें
सोचते सोचते तकरीबन 2-2:30 बजे रात को उन्हें नींद आ गई। बिल्कुल, उसके बाद शुक्रवार सुबह राजेश वो एक नई उम्मीद लेकर उठी थी। उन्हें उम्मीद थी कि शुक्रवार को जब कोर्ट में सुनवाई होगी तो फैसला आएगा, वो भी उनके पक्ष में, उन्हें जमानत मिल जाएगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि सरकारी पक्ष लगातार ये आरोप लगा रहा था कि रिया चक्रवर्ती इस ड्रग्स रैकेट का सिंडिकेट है, चला रही थी। उनके ऊपर 27A एक्ट के तहत धाराएं लगाई है, जो कि जाहिर बात है ये दिखाती है कि वो सिर्फ और सिर्फ ड्रग्स का सेवन नहीं करती थी, बल्कि इस पूरे रैकेट को चलाती थी। जैसे ही रिया भायखला जेल पहुंची उसकी बेचैनी बढ़ गई, लेकिन गुरुवार की पूरी रात रिया ने किसी तरह गुजारी, ये सोचते हुए कि सुबह बेल की खबर जरूर आ जाएगी। लेकिन हुआ उल्टा। रिया चक्रवर्ती पर गुरुवार की रात बहुत भारी थी। जैसे ही रात गुजरी, सुबह हुई, रिया चक्रवर्ती ने अपने बैरक के बाहर खड़े गार्ड से बार बार एक ही सवाल पूछा, क्या उन्हें अदालत से बेल मिली? क्या अदालत से उनकी जमानत को लेकर कोई खबर आई? और जैसे ही रिया को यह बताया गया कि कोर्ट ने उनकी बेल खारिज कर दी है, तो रिया चीखी और बोली कि यह नहीं हो सकता। बेल रिजेक्ट होने की खबर मिलते ही रिया एकदम उदास हो गई। रिया एकदम से चीख पड़ी थी, क्योंकि सुबह से ही रिया को लग रहा था कि बेल मिल जाएगी। सुबह 6 बजे के रोल कॉल से पहले जाग गई थी। 7:30 बजे ब्रेकफास्ट में चाय पी और पोहा खाया। गार्ड से बेल पर नई खबर फौरन बताने को बोला। बेल पर खबर आने तक बैरक में घूमती रही। ड्रग्स वाली चैट के खुलासे से अपने ही बिछाए जाल में रिया चक्रवर्ती फंसती चली गई। रिया के साथ ही शौविक चक्रवर्ती, ड्रग्स मंडली के मेंबर सैमुअल मिरांडा, दीपेश सावंत, जैद विलात्रा और अब्दुल बासित को भी जमानत नहीं मिली। रिया की मुश्किल यह है कि अब 22 सितंबर तक जेल में रहने की पूरी संभावना है। रिया चक्रवर्ती पिछले 58 घंटे से बायकला जेल में बंद है और अगली 3 रातें भी उन्हें इसी जेल में गुजारनी पड़ेंगी। यानी आज की रात, शनिवार की रात और रविवार की रात रिया चक्रवर्ती को जेल में ही रहना पड़ेगा, जेल का खाना खाना पड़ेगा, जेल का पानी पीना पड़ेगा। उनको याद बहुत आएगी सुशांत सिंह राजपूत की और साथ ही अपने गुनाहों की कि आखिर क्यों सुशांत सिंह राजपूत को लगातार ड्रग्स देकर उन्हें मनोरोगी बनाया। तमाम बातें याद आएंगी, उनको अपना घर याद आएगा, लेकिन उन्हें रहना जेल में ही पड़ेगा। बिल्कुल, उसके बाद सोमवार को ही ऐसी गुंजाइश बन रही है कि रिया चक्रवर्ती के वकील जो हैं जाएंगे हाई कोर्ट में, जहां पर रिया चक्रवर्ती के वकील उनके लिए एक बार फिर से बेल की मांग करेंगे। ये बात रिया के वकील ने भी स्पष्ट कर दी है, यानी कि रिया चक्रवर्ती को अब जमानत के लिए सोमवार तक का इंतजार करना पड़ सकता है। रिया को उनके वकील की तरफ से पूरा भरोसा दिया गया था कि 1-2 दिन में जेल से बाहर आ जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब रिया भी ये मान चुकी है कि जेल से बाहर आना आसान नहीं होगा। जेल की 4 दीवारी के पीछे खतरनाक से खतरनाक अपराधियों की अक्ल ठिकाने आ जाती है। जैसे जैसे सलाखों के पीछे दिन बीतते हैं, मुलजिमों को अपने अपराधों पर पछतावा होने लगता है। तो क्या रिया चक्रवर्ती को भी किसी बात का मलाल है, किसी बात का पछतावा है? रिया चक्रवर्ती जिस बैरक के अंदर कैद है, वो उसकी दीवारों को घंटों तक देखती रहती हैं। कभी अपने बैरक के बाहर तैनात गार्ड से वक्त पूछती हैं, तो कभी अपने वकील की तरफ से आई किसी जानकारी के बारे में। जेल की 4 दीवारी में आने वाले दिनों के बारे में रिया को पता था। आप रिया की जेल टाइमलाइन को देखकर इसे समझ जाएंगे। बायकला जेल की दहलीज पार करने के बाद एनसीबी के अधिकारियों ने जेल के अधिकारियों से बात की और बताया कि इस आरोपी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। उसके बाद उन्होंने वारंट दिखाया। वारंट देखने के बाद जेल के गार्ड्स ने रिया चक्रवर्ती को अपने हिरासत में ले लिया। उसके बाद उन्हें एक क्वारंटाइन बैरक में ले जाया गया। बिल्कुल, जिस बैरक में रिया चक्रवर्ती को रखा गया था वो क्वारंटाइन बैरक कहा जाता है। 10 बाई 15 का एक कमरा होता है और किसी भी नए कैदी को इसी क्वारंटाइन बैरक में रखा जाता है। जेल में पहुंचने के बाद रिया ने बहुत मुश्किल से मेस में दाल, चावल, सब्जी और रोटी का लंच किया था। तो बुधवार और गुरुवार को 6 बजे डिनर में बहुत हल्का फुल्का खाना खाया था। रिया को पता है कि जेल में बीत रही एक-एक रात सालों के बराबर है। जेल की सलाखों के पीछे रिया चक्रवर्ती को रात काटनी आसान नहीं थी, क्योंकि रिया चक्रवर्ती बेहद तनाव में थी, परेशान थी। वो बार बार अपने उस 10 बाई 15 के कमरे में चहलकदमी कर रही थी। गार्ड से दिन भर वो पूछती रही कि आखिर क्या हुआ। उनके बेल पर आज हियरिंग थी, उस पर फैसला आने वाला था। गार्ड्स बता नहीं पा रहे थे, लेकिन शाम होते होते जब फैसला आया तब उन्हें जाकर तकरीबन 6 बजे ये बताया गया, जिसके बाद वो खासी मायूस हो गई।
22 सितंबर तक रिया एंड कंपनी जेल में रहेगी, लेकिन उसके बाद भी बेल मिलेगी या फिर सलाखों के पीछे लॉन्ग टर्म के लिए रहना होगा, अभी कहना मुश्किल है। अगर रिया ड्रग्स कांड में बाहर आ भी गई तो सीबीआई का शिकंजा बहुत जल्द कसने वाला है, क्योंकि एम्स बहुत जल्द सुशांत की पीएम और विसरा पर अपनी रिपोर्ट सीबीआई को सौंपने वाला है। यानी रिया की कुंडली में जेल योग से निजात मिलने की उम्मीद बहुत कम है। कंगना रनौत के खिलाफ एक नई फाइल खुल गई है, एक नई जांच बैठने वाली है। तो क्या इस जांच में कंगना फंस जाएंगी? ये खबर आपको ठीक 5 मिनट के बाद में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले देखिए कि कंगना ने कैसे उद्धव ठाकरे को फंसा दिया। नहीं बिल्कुल भी नहीं, वो बैकफुट पे आ जाए। नहीं बिल्कुल भी नहीं, वो बैकफुट पे आ जाए। कंगना का ये टेप आखिर तक सुनिए, इसमें ठाकरे के लिए एक भविष्यवाणी है। फिर सुनिए कंगना का फ्यूचर प्लान क्या है। नहीं बिल्कुल भी नहीं, वो बैकफुट पे आ जाए। नहीं बिल्कुल भी नहीं, वो बैकफुट पे आ जाए। कंगना का ऑडियो आपने सुना, खंडहर बन चुके ऑफिस में कंगना को तड़पते आपने देखा। ट्विटर पर बाला साहब का वीडियो शेयर करके कंगना ने उद्धव और आदित्य ठाकरे की हिस्ट्री समझा दी और कमेंट भी चुभने वाला किया। उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलके मेरा घर तोड़ के मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है? आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। कंगना ने जो नहीं कहा वो एंगल महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री ने दिया। अब इस स्टोरी में दाऊद इब्राहिम के घर की एंट्री हुई है। थ्रिलर फिल्म के क्लाइमेक्स की तरह कंगना मूवी माफिया से भिड़ी, फिर उनके ऑफिस पर बीएमसी का बुलडोजर भी चला और अब फुल पॉलिटिक्स शुरू है। अब एक एक करके इस मसालेदार स्क्रिप्ट के किरदारों से मिलिए। 70 से 80 के दशक में मुंबई में सक्रिय दाऊद गैंग ने घालमेल करके कई सारे अवैध निर्माण किए थे। दाऊद और उसके गुर्गों की वो अवैध संपत्तियां आज भी शान से सिर उठाए खड़ी हैं। विपक्ष इसी के बहाने ठाकरे परिवार को घेर चुका है और यह आरोप लगा रहा है कि उद्धव ठाकरे और संजय राउत के चश्मे से कंगना रनौत का ऑफिस तो दिखाई देता है, लेकिन दाऊद एंड कंपनी के साम्राज्य को छूने में ठाकरे सरकार डरती है। दाऊद के घर बुलडोजर भेजने की हिम्मत नहीं होती। कंगना तो कोई राष्ट्रीय नेता नहीं थी, कंगना तो कोई ऐसा विषय नहीं था कि जो राष्ट्रीय स्तर पर चला जाए। आपने उसको बड़ा किया, आपने उसके घर जाकर तोड़ा। अब रोज शिवसेना के नेताओं के किसके घर अवैध है, किसके ऑफिस अवैध है, चीजें बाहर आ रही है। आप दाऊद का घर तोड़ने नहीं जाते, उसका घर तोड़ने जाते हो। इस विषय को बड़ा किसने किया? बीजेपी का संबंध क्या है? कंगना के मामले में तो अजब ही स्पीड, अजीब ही स्पीड देखने को मिली है। इसे कौन सी कार्रवाई कहेंगे राजीव? राजेश, इसे सिर्फ बदले की भावना से की गई कार्रवाई कहेंगे, क्योंकि जिस तरह से कंगना ने सुशांत के मामले में मुंबई पुलिस पर सवाल उठाए, उद्धव ठाकरे सरकार पर सवाल उठाया, उसके बाद कंगना के खिलाफ ऐसी प्रॉपर्टी को लेकर सवाल उठाए गए जो कि सालों पुरानी थी। उन्हें जो नोटिस दिया गया वो महज 24 घंटे का था, जवाब मिला, लेकिन उस जवाब को तत्काल खारिज कर दिया गया। किस ग्राउंड पर खारिज किया गया इसका जवाब बीएमसी ने नहीं दिया। मुंबई में ऐसी सैकड़ों बिल्डिंग है, हजारों बिल्डिंगें हैं जो कि अवैध बनी हुई हैं। इसमें कई ऐसे हैं जो अंडरवर्ल्ड डॉन तक की हैं, लेकिन इन बिल्डिंगों के बारे में बीएमसी की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। दाऊद इब्राहिम के मुंबई के भिंडी बाजार में अवैध संपत्ति है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने दिसंबर 2019 में इसी इलाके में बने दाऊद के अवैध बिल्डिंग को गिराने का आदेश दिया था, लेकिन हाजी इस्माइल हाजी हबीब मुसाफिर खाना नाम की इमारत को लेकर बीएमसी ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। 2 महीने पहले ही भिंडी बाजार में आतंकी दाऊद इब्राहिम की इमारत को लेकर बीएमसी और एमएचएडीए को बॉम्बे हाई कोर्ट से कड़ी फटकार लगी थी। जून 2020 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने बीएमसी और महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी को फटकार लगाते हुए पूछा था कि उन्होंने भिंडी बाजार में बनी अवैध इमारत को क्यों नहीं ध्वस्त किया। कंगना का टूटा हुआ ऑफिस तो आप सब ने देख लिया, लेकिन दाऊद इब्राहिम का घर आज भी खड़ा है। वो कैसा दिखता है, कितना बड़ा है, मुंबई के भिंडी बाजार में कहां पर है, इसकी पूरी डिटेल हमारे रिपोर्टर्स के पास है। सब जानते हैं वो दाऊद की बिल्डिंग है, लेकिन कभी उस पर कार्रवाई नहीं की गई। पाकमोडिया स्ट्रीट में यह बिल्डिंग है। एसबीयूटी यानी कि सैयद बुरहानी ट्रस्ट ने इसे खरीदा था, लेकिन उसको रीडेवलपमेंट करने के लिए उस बिल्डिंग को गिराना था और ये जिम्मेदारी बीएमसी और महाडा पर थी। पाकमोडिया स्ट्रीट वो स्ट्रीट है जहां दाऊद का बचपन बीता है। ये वो इमारत है जहां दाऊद रहा है। उस इमारत को गिराने के लिए बीएमसी और महाडा बार बार वहां पर नोटिस चस्पा करते हैं, लेकिन कुछ होता नहीं है।
कोर्ट गई एसबीयूटी ट्रस्ट की उन्हें रीडेवलपमेंट करना है, इस इमारत को गिराया जाए। 2019 में फैसला आया हाईकोर्ट का और बीएमसी से कहा गया कि आप जाके उस इमारत को गिराइए। एसबीयूटी ने जो इमारत खरीदी है 1.1 करोड़ में, वो बिल्कुल सही है, इस पे उनका मालिकाना हक है और आप जाके उस इमारत को गिराइए। लेकिन आज तक वो इमारत वैसे ही खड़ी है। बात बहुत साफ है, अब बीएमसी का बुलडोजर ही सवालों के घेरे में है। जवाब महाराष्ट्र सरकार और बीएमसी को देना है। रही बात दाऊद के लिए इतनी दरियादिली दिखाने की, तो उस पर शिवसेना नेता और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर अनिल परब क्या कहते हैं, ये भी सुन लीजिए। बीएमसी अपना काम कर रही है, बीएमसी के काम में जाने का मुझे कोई हक नहीं है। बीएमसी ने कानूनन काम करना चाहिए और कानूनन वो काम कर रही कि नहीं, उसको देखने के लिए कोर्ट बैठा है। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री तो ये कहते हैं कि बीएमसी सही तरीके से अपना काम कर रही है या नहीं, इसका जवाब कोर्ट उससे मांगेगी। लेकिन कोर्ट तो 2 महीने पहले ही बीएमसी से सवाल पूछ चुकी है। दाऊद के घर के मामले में बीएमसी की तरफ से यह दलील दी गई कि कोरोना काल में मैन पावर की शॉर्टेज की वजह से दाऊद का भिंडी बाजार वाला घर नहीं तोड़ा गया। सवाल यह है कि कोरोना काल तो अभी भी चल रहा है, फिर इतनी जल्दबाजी क्या थी कि कंगना के ऑफिस पर धावा बोल दिया गया। मामला सेंसिटिव है, इसमें दाऊद का नाम जुड़ चुका है, भयंकर पॉलिटिक्स हो रही है और शायद इसीलिए अब कोई भी खुलकर बोलने से बच रहा है। Are you upset with state government action? BMC के एक्शन से upset है क्या? BMC के जो एक्शन हुआ है, एक्शन से upset है। Are you upset with BMC action? रंगोली, चलो 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 चलो। BMC के एक्शन से आप upset हैं? कंगना मामले में जो कुछ हो रहा है उसमें सीधे सीधे महाराष्ट्र की सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। दाऊद का नाम आने के बाद प्रेशर काफी बढ़ गया है, शिवसेना से कड़े सवाल पूछे जा रहे हैं। दूसरी तरफ एनसीपी चीफ शरद पवार शिवसेना और कंगना के बीच चल रहे विवाद से अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। अरे हमें मालूम है शिवसेना की क्या बात है, मुझे तो मालूम है, मेरे से बात की नहीं। तो पार्टी है, इंडिपेंडेंट पार्टी है, उन्होंने कुछ तय किया होगा तो उनका अधिकार है, इसमें हम नहीं जाएंगे। टेंशन बताओ तो हम इसमें इंटरेस्ट ही लेते हैं। मेरी पार्टी जहाँ तक है एनसीपी, ये जो कोई कंगना या कुछ जो चला है इसमें हम लोग कोई आस्था नहीं, ना हमने कहा इस बारे में रिएक्शन दीजिए। वैसे शरद पवार ने इशारों में कंगना के ऑफिस पर बीएमसी की कार्रवाई को सही बताते हुए कहा है कि बीएमसी की कार्रवाई में राज्य सरकार की कोई भूमिका नहीं है। बीएमसी ने अपने नियमों और अधिनियम का पालन किया है। इसी बात पर तो पेच है, क्योंकि अगर कंगना के मामले में इतनी तेजी दिखाई गई तो फिर कोर्ट के आदेश के बावजूद दाऊद इब्राहिम का घर अभी तक कैसे खड़ा है। अगले 48 घंटे कंगना रनौत के लिए बहुत अहम है। मुंबई पुलिस कंगना की कॉल रिकॉर्ड्स की जांच करने वाली है। कंगना ने किससे बात की, कितनी देर बात की, पूरा बैकग्राउंड चेक होगा। और ये 1 दिन, 2 दिन या 10 दिन की कहानी नहीं है। कहानी शुरू होगी तो 4 साल के कॉल रिकॉर्ड्स खंगाले जाएंगे। तो क्या कंगना रनौत फंसने वाली हैं? जैसे ही मैं घर से भागी, 1.5-2 साल में मैं एक फिल्म स्टार थी, एक ड्रग एडिक्ट थी। मेरी ज़िंदगी में इतने सारे कांड चल रहे थे कि मैं ऐसे लोगों के हाथों में लग चुकी थी कि जहाँ से मुझे शायद मौत ही निकाल सकती थी। ये सब इतना सब डेंजर हो चुका था मेरी लाइफ में जब मैं टीनेजर ही थी अभी। सोच लो मैं कितनी खतरनाक हूँ। कंगना ने खुद को ड्रग एडिक्ट कहकर कहीं अपने लिए मुसीबत तो नहीं मोल ले ली है। इन दिनों ड्रग्स को लेकर फिल्म इंडस्ट्री की गलियों में काफी अफरा तफरी मची हुई है। रिया चक्रवर्ती जेल में है। कंगना भी ड्रग्स लिंक को लेकर फिल्म इंडस्ट्री पर हमलावर हैं। वो लगातार दावा करती रही हैं कि बॉलीवुड में 99% सेलेब्स ड्रग्स लेते हैं। पार्टियों में हर तरह के ड्रग्स चलते हैं, लेकिन शिवसेना से पंगा लेकर कंगना एक बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ गई हैं। और उसकी एक बड़ी वजह है कंगना के एक्स बॉयफ्रेंड अध्ययन सुमन का वो इंटरव्यू, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि कंगना उन्हें कोकीन लेने के लिए कहती थी। आप भी सुनिए। You said that she asked you to take cocaine. Yeah. You had hash with her for. I did 4-5 times, yeah. And she asked you to have cocaine. Yeah, I said no. I didn't want to do it. Didn't she took it regularly? Well, I didn't see her taking cocaine regularly, but I've heard that she did. She did hash regularly. अध्ययन सुमन का ये इंटरव्यू कंगना के लिए जी का जंजाल बना हुआ है।
अभी तो कंगना ऑफिस तोड़े जाने वाले झटके से उबरी भी नहीं है और अब ड्रग्स मामले में घिरती दिख रही हैं। महाराष्ट्र सरकार ने कंगना के खिलाफ ड्रग मामले में जांच के आदेश दे दिए हैं और इसके लिए आधार बनाया गया है उनके एक्स बॉयफ्रेंड अध्ययन सुमन के इसी पुराने इंटरव्यू को। मामला गंभीर है, लेकिन कंगना ने ड्रग्स मामले पर 8 सितंबर को ही अपना जवाब दिया था। एक ट्वीट में उन्होंने लिखा था, मैं मुंबई पुलिस और अनिल देशमुख की मदद करने के लिए तैयार हूं। कृपया करके मेरा ड्रग टेस्ट करें, मेरे कॉल रिकॉर्ड्स की जांच करें। अगर आपको ड्रग पेडलर्स से मेरा कोई लिंक मिलता है तो मैं अपनी गलती मान लूंगी और हमेशा के लिए मुंबई छोड़कर चली जाऊंगी। आपसे मिलने के लिए उत्सुक हूं। कंगना अपने ऊपर लग रहे हर आरोप के लिए सीधे सीधे या तो शिवसेना पर हमला करती हैं, उद्धव ठाकरे को घेरती हैं, या फिर मूवी माफिया के बहाने फिल्म इंडस्ट्री के एलीट क्लास पर हमला करती हैं। उनकी बातों से ऐसा लगता है कि उनकी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है उसमें इन्हीं तीनों का हाथ है। मसलन वो अक्सर करण जौहर का जिक्र करती हैं। कॉफी विद करण शो में तो कंगना ने सीधे सीधे करण जौहर को उनके मुंह पर मूवी माफिया कह दिया था। आप भी सुनिए। In my biopic, if ever it's made, you'll play that stereotypical Bollywood biggie who is very snooty and completely intolerant to outsiders and flag bearer of nepotism, the movie mafia. Kangna, as per your experience, who has given you more unnecessary attitude in the industry? I think you, Karan. Me? Yeah. Intolerant is Yeah, flag bearer of nepotism, the movie mafia. कंगना के बयानों में, कंगना के ट्वीट्स में जिस मूवी माफिया का जिक्र होता है उसकी शुरुआत यहीं से हुई थी। बाद में करण जौहर ने भी एक मंच पर इशारों में कंगना के लिए भला बुरा कहा था। All of you only चने के झाड़ पे अगर आप डालोगे तो then this is what will happen. It's all right. So I didn't get what she meant. But she meant movie mafia. What does she mean? Because what does she think we're doing? Sitting and not giving her work? Is that what makes us mafia? No, we do that because by choice. I mean, you cannot be this victim at every given point of time who has a sad story to tell about how you've been terrorized by the bad world of the industry. Leave it. Who's forcing you on a gunpoint to be here in the movies? Leave. Do something else. यानी ड्रग एडिक्ट की बात मानने से लेकर एक्स बॉयफ्रेंड का पुराना इंटरव्यू और कंगना की चारों तरफ से हो रही घेराबंदी उनके लिए समस्या बन सकती है। और अब तो इसमें पॉलिटिक्स का कॉकटेल भी मिक्स हो चुका है। देश के अंदर जो हो रहा था उसके बाद आपको वो बताता हूं जो बॉर्डर पर चल रहा है, और जो मैं आपको बताने वाला हूं उसको बहुत गौर से सुनिए, क्योंकि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर क्या हो रहा है ये जानने के लिए पिछले 72 घंटों से हमारे रिपोर्टर्स एक खास मिशन में लगे हुए थे। और यकीन मानिए अगले 30 दिन हम सब के लिए बहुत अहम हैं। हजारों फीट की ऊंचाई पर तेज बर्फीली हवाओं के बीच जहां 5 मिनट खड़ा होना मुश्किल होता है, वहां पर भारतीय सेना का हेलीकॉप्टर रोज ऐसे लैंड और टेक ऑफ करता है। माइनस तापमान में बर्फ के बीच जब चलना नामुमकिन हो जाता है, उस बर्फ से हिंदुस्तान के हिमवीर ऐसे खेलते हैं। जिस शिखर पर सांस भी साथ छोड़ने लगती है जब आसमान और जमीन का फासला भी खत्म हो जाता है, वहां पर भी भारतीय सेना का शौर्य बरकरार रहता है। हिंदुस्तान के हिम योद्धाओं का यह पराक्रम आज आपको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि इंडियन आर्मी की इसी शक्ति से सबसे ज्यादा चीन डर रहा है, जिसका जिक्र कम्युनिस्ट पार्टी के अखबारों ने इशारे में किया है। ग्लोबल टाइम्स लिखता है, अगर भारतीय सैनिक पैंगोंग त्सो के दक्षिण तट से नहीं हटते हैं तो पीएलए पूरी सर्दी मुकाबला करेगी। भारतीय सैनिकों का संचालन तंत्र बहुत खराब है। कई भारतीय सैनिक या तो ठंड से मर जाएंगे या फिर कोरोना वायरस से। सितंबर के दस्तक देते ही चीन बार बार ठंड की बात करता है। अपने मजबूर सैनिकों की जगह भारतीय जाबाजों की चिंता दिखा रहा है। यह बात कुछ हजम नहीं होती है, इसलिए हमने चीन के ठंडे खेल की पूरी पड़ताल की। अगर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में युद्ध हो गया तो क्या होगा? इस सवाल में एलएसी का भविष्य छिपा है।
सितंबर में लद्दाख का अधिकतम तापमान 20 डिग्री और न्यूनतम 6 डिग्री रहता है। अक्टूबर में तापमान 12 डिग्री और 0 डिग्री सेल्सियस रहता है। नवंबर में मैक्सिमम 7 और मिनिमम -6। दिसंबर में अधिकतम तापमान 1 डिग्री और न्यूनतम -15 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। और जनवरी में टेम्परेचर मैक्सिमम -2 और मिनिमम -20 तक पहुंच जाता है। यानी जीत उसकी होगी जिसका खून जितना ज्यादा गर्म होगा। एलएसी पर जिस ऊंचाई पर भारतीय सेना और चाइनीज सेना मौजूद है, वहां पर मिनिमम टेम्परेचर -20 डिग्री तक लुढ़क जाता है। यानी जैसे जैसे वक्त गुजरेगा, सर्दी का कहर और बढ़ेगा। यही चाइनीज आर्मी का सबसे बड़ा खौफ है। भारतीय सेना 365 दिन 24 घंटे एलएसी पर तैनात रहती है, जबकि चाइनीज सेना ठंड के मौसम में पीछे हट जाती है। हम आपको यह भी बता दें कि चाइनीज पीएलए ने 1962 के बाद कोई भी युद्ध नहीं किया है और चाइनीज पीएलए को पेपर आर्मी कहा जाता है और ये साइऑप्स के तौर पर अपने लगातार प्रोपेगेंडा वीडियोस को रिलीज करते हैं। लेकिन भारतीय सैनिक जो कि लगातार चुनौतियों का सामना करते आए हैं, और चाहे गर्मी हो या फिर बरसात, उसके साथ साथ बर्फबारी, -50 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी भारतीय सैनिक डटे रहते हैं। जब तापमान -20 तक पहुंचता है तो राइफल का ट्रिगर तक चला पाना मुश्किल हो जाता है। ऐसे जंग के लिए खास ट्रेनिंग की जरूरत होती है, जिसमें इंडियन आर्मी को महारत हासिल है। यह दुनिया की सबसे ऊंची बैटलफील्ड है सियाचिन, जहां पर 12 महीने बर्फ जमी रहती है। तापमान -50 तक गिर जाता है, सांसें जमने लगती हैं, लेकिन ऐसे मोर्चे पर भी भारतीय शूरवीर डटे रहते हैं। दुनिया में सिर्फ भारत के पास इतनी ऊंचाई में लड़ने और जीतने का अनुभव है। 1984 में भारत ने ऑपरेशन मेघदूत किया और सियाचिन पर तिरंगा लहराया। 1987 और 1989 में पाकिस्तान ने सियाचिन पर कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन दोनों बार हार ही मिली। इस वक्त फिंगर 4 पर भारतीय सेना मौजूद है। फिंगर 4 की ऊंचाई करीब 20,000 फीट है। यह एक स्ट्रेटेजिक पोस्ट है, जहां से चाइनीज सेना का हर एक मूवमेंट, हर एक प्लानिंग साफ नजर आ रही है। कुछ ही दिनों में यहां पर तापमान माइनस में पहुंच जाएगा, लेकिन इंडियन आर्मी के पास सियाचिन में रहने का एक्सपीरियंस है, जो फिंगर 4 पर काम आएगा। इसके अलावा भारतीय सेना के पास हर एक गियर है जिसकी जरूरत सर्दी में पड़ेगी। एलएसी पर जो कुछ होगा वो अक्टूबर से दिसंबर तक में हो जाएगा। जैसे जैसे ठंड नजदीक आ रही है, इंडियन आर्मी ने एलएसी पर अपने ऑपरेशन शुरू कर दिए हैं और दूसरी तरफ चीन ने अपने प्रोपेगेंडा वीडियो। जब दो छोटे बच्चे लड़ते हैं तो एक दूसरे से यही कहते हैं, मेरे पास लॉलीपॉप है, ये टॉफी है, तुम्हारे पास क्या है। ऐसा ही बचपना चाइनीज आर्मी दिखा रही है। चीनी आर्मी पर एलएसी की इतनी टेंशन है कि उनकी अक्ल ने काम करना बंद कर दिया है। चाइनीज सेना नूडल्स डिलीवरी करते ड्रोन पर इतरा रही है। भारत को दिखाकर बोल रही है, देखो हम तो ड्रोन से खाना मंगवा कर खा लेंगे। मतलब दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी का आईक्यू ठंड के नाम से जम गया है। चीन शायद ये भूल गया है कि वॉर जोन में सबसे पहले किसी भी उड़ती चीज को टारगेट किया जाता है। खैर 5 दशक से चीन के सैनिकों ने युद्ध लड़ा नहीं है, तो भला याद कहां से रहेगा। वैसे चीन को दिखाना जरूरी है कि वो पैकेट फूड खा रहे हैं, जबकि भारतीय सेना के लिए हजारों फीट की ऊंचाई पर गर्मा गर्म खाना बन रहा है। इंडियन आर्मी की सप्लाई चेन और स्टोर डिपार्टमेंट दोनों फर्स्ट क्लास हैं। अब बात ठंड में युद्ध हुआ तो कैसे लड़ा जाएगा। भारतीय वायुसेना के फॉरवर्ड एयरबेस पर अब पूरी तैयारी के साथ जो टारगेट फोल्डर है, यानी चाइनीज पीएलए के मेन एरियाज जिस पर इस समय भारतीय वायुसेना की नजर है, वो सब तैयारी कर ली गई है। ठीक सामने इस समय Su-30 फाइटर एयरक्राफ्ट दिखाई दे रहा है और ये अलग अलग फॉर्मेशंस में जो कॉम्बैट एयर पेट्रोल के साथ साथ जो फॉरवर्ड लाइन है और एयर डिफेंस मैकेनिज्म को पूरी तरह से मुस्तैदी के साथ इन्होंने तैयारी की है। हम आपको ये भी बता दें कि इस समय भारतीय वायुसेना के MiG-29 अपग्रेडेड Su-30 विद ब्रह्मोस मिराज 2000 फाइटर एयरक्राफ्ट को ये पूरी जिम्मेवारी सौंपी गई है। लेह में हर 20-25 मिनट पर ऐसा एक फाइटर टेक ऑफ करता है, जो अभी एलएसी पर दुश्मन की हर एक एक्टिविटी को नोटिस कर रहा है। जंग शुरू होगी तो किस टारगेट को कैसे पूरा करना होगा, इसका एयर रिहर्सल चल रहा है। फॉरवर्ड एयरबेस में भारत ने सुखोई, MiG-29 अपग्रेड, मिराज, तेजस, अपाचे, चिनूक तैनात कर दिए हैं।
अगर चीन ने एलएसी पर फिर कोई गुस्ताखी करने की कोशिश की तो इस बार ठंड में भारतीय हवाई लड़ाके ऐसा वार करेंगे कि चीन के अरमान हमेशा के लिए ठंडे पड़ जाएंगे। सर्दी और बर्फबारी में कैसे ऑपरेट किया जाता है, कैसे सॉर्टीज को अंजाम दिया जाता है, ये सब चीन ने सिर्फ किताबों में पढ़ा भर है, जबकि यही किताबें इंडियन एयरफोर्स के एक्सपीरियंस से भरी पड़ी हैं। एलएसी पर इस बार ठंड में सिर्फ बर्फ नहीं गिरेगी बल्कि चीन पर आग भी बरसेगी। आग आसमान के साथ साथ जमीन से भी लगेगी। ये है T-90 भीष्म टैंक जो एलएसी पर तैनात है, जिसके निशाने पर चीन के ठिकाने हैं। एक अकेला T-90 टैंक किसी भी बटालियन को रोकने में सक्षम है। T-90 टैंक में एंटी एयरक्राफ्ट गन लगी होती है जो 2 किलोमीटर दूर से किसी भी हेलीकॉप्टर, प्लेन को निशाना बना सकती है। इसमें थर्मल स्कैनर लगा होता है जो दिन हो या रात 6 किलोमीटर तक किसी भी टारगेट को लॉक कर सकता है और इसकी सबसे बड़ी ताकत इसकी एक गोले दागने की क्षमता है। T-90 1 मिनट में 7 गोले अलग अलग दिशाओं में दाग सकता है। एलएसी पर भीष्म टैंक के मुकाबले चीन के पास कोई टैंक नहीं है। इस बार सर्दी का मौसम हिंदुस्तान के लिए बेहद यादगार होने वाला है, क्योंकि चीन की एक गलती और एलएसी का नक्शा हमेशा हमेशा के लिए बदल जाएगा। अब आपको हम तस्वीरें दिखाते हैं मुंबई की कांदिवली की शिव सैनिकों की गुंडागर्दी का एक सबूत। देखिए, इस वीडियो में रिटायर्ड नेवी ऑफिसर मदन शर्मा के साथ मारपीट का यह वीडियो है, जिसमें आपको कई सारे लोग उनको घेरे हुए दिखाई देते हैं। और पता यह चला है कि ये जो मदन शर्मा हैं, जो कि पूर्व नेवी ऑफिसर हैं, इन्होंने दरअसल एक कार्टून सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया था। इसके बाद ये कार्टून था उद्धव ठाकरे का, और इसके बाद आप देखिए ये शिव सैनिक बताए जा रहे हैं जो कि उनकी सोसाइटी में घुसे, उनको बाहर खींचा और उनके साथ मारपीट की। आप देखिए उनको किस बेरहमी से पीटा जा रहा है, कॉलर पकड़कर घसीटा जा रहा है। बुजुर्ग आदमी हैं और ये सब लोग उनके ऊपर अपनी बहादुरी दिखा रहे हैं। आरोप लगाया गया है बीजेपी के विधायक अतुल भतखलर की तरफ से कि ये लोग शिवसेना के कार्यकर्ता हैं। और देखिए कैसे उनको पीटा जा रहा है और उनकी आंख में गंभीर चोट आई है। ये बताया गया कि उनकी आंख पर इन गुंडों ने उनकी आंख पर वार किया, उनकी आंख पर जो है मुक्के से मारा है। उनकी हालत देखिए इस वक्त क्या है। उन्होंने इसकी पुलिस में कंप्लेंट की है और वजह क्या थी, सोशल मीडिया पर उद्धव ठाकरे का एक कार्टून शेयर करना। तो यह हद है। एक तरफ जब कंगना रनौत तू कहकर बुला देती हैं उद्धव ठाकरे को तो उनके खिलाफ एफआईआर हो जाती है, और शिवसेना एक कार्टून पर इतनी भड़क जाती है, उसे कार्यकर्ता के गुंडागर्दी पर उतारू हो जाते हैं। और ये भी भूल गए कि वो एक बुजुर्ग के साथ इस किस्म का सलूक कर रहे हैं, और वो भी एक एक्स सर्विसमैन है, एक जो कि नेवी के पूर्व ऑफिसर हैं, उनके साथ मारपीट। बेशर्मी की हद है ये। उनकी हालत देखिए क्या हुई है, उनकी आंख पर गंभीर चोटें आई हैं। और देवेंद्र फडणवीस ने ये मांग की है, जो महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, कि इस गुंडा राज को खत्म कीजिए उद्धव ठाकरे जी। उन्होंने ये कहा है और कहा है कि इन गुंडों के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। और मदन शर्मा जिनके साथ ये पूरा हादसा हुआ, उन्होंने क्या कहा है आपको दिखाते हैं। ऐसा एक कार्टूनिस्ट था, कोई कार्टून था, वो आपका सोनिया गांधी जी का, पवार जी का और अपना सीएम, महाराष्ट्र सीएम जी का, उद्धव ठाकरे जी का। कोई कार्टूनिस्ट था, वो कार्टून बना करके वो मीडिया पर डाला हुआ है व्हाट्सएप पर। तो व्हाट्सएप पर आने से मैं भी, जब मेरे को मिला तो वो भी मैं फॉरवर्ड किया, तो उसके वजह से वो लोग मेरे को लगता है मारे हुए। तो एक कार्टून उन्होंने शेयर किया, उसकी वजह से उनको इस बेरहमी से मारा गया। राजेश कुमार इस खबर पर हमारे साथ है मुंबई से। राजेश, अभी तो गुंडागर्दी की इंतहा है कि आप अपने नेता के बारे में अगर कोई व्यक्ति कोई कार्टून भी डाल दे तो उसे आप बर्दाश्त नहीं करेंगे, आप उसके साथ मारपीट करेंगे, आप उसकी उम्र का लिहाज नहीं करेंगे, आप ये भूल जाएंगे कि वो एक पूर्व फौजी है।
बिल्कुल, देखिए, और कार्टून उन्होंने बनाया भी नहीं था, सिर्फ व्हाट्सएप पे आया था और उसे फॉरवर्ड किया था, और वो फॉरवर्ड किसके पास पहुंचा ये इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन जो लोग उनके घर में पहुंचे हैं तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि बड़ी बेरहमी से उनके ऊपर टूट पड़े। वो भी एक रिटायर्ड फौजी हैं, पूर्व नेवी ऑफिसर है, उनको घर से निकालकर, वो भी एक पॉश सोसाइटी के घर से निकालकर इस तरीके से उन पर हमला करना, ये इसे गुंडागर्दी के अलावा और कुछ नहीं कह सकते। सौरभ, मुंबई पुलिस ने जरूर मामला दर्ज करने की बात की है, लेकिन जो धाराएं लगाई हैं वो भी बड़ी हल्की धाराएं हैं, वो भी बेलेवल ऑफेंसेस हैं जो मुंबई पुलिस ने लगाई है, और मुंबई पुलिस का कहना है कि वो फिलहाल जांच कर रहे हैं कि आखिर ये लोग कौन थे। सौरभ, लेकिन आरोप बीजेपी खुलकर लगा रही है कि ये शिवसेना के कार्यकर्ता थे, और अगर ये बात साबित हो जाती तो क्या जवाब देंगे उद्धव ठाकरे कि वो मुख्यमंत्री और उनकी पार्टी के लोग क्या गुंडागर्दी कर रहे हैं? और राजेश, जिस कार्टून का जिक्र मदन शर्मा कर रहे थे वो कार्टून तो मैंने भी देखा है, और मान लीजिए कोई भी व्यक्ति उस कार्टून को लाइक कर देगा या उसको शेयर कर देगा तो किसी को भी मारने पीटने पहुंच जाएंगे शिवसैनिक। बिल्कुल बिल्कुल, ये सवाल लगातार उठ रहे हैं। पहले कंगना रनौत का हमने मामला देखा कि किस तरीके से उन्होंने खुद के लिए बात की, सुशांत के लिए बात की, तो शिवसेना को नागवार गुजरने लगा और उनके घर को नेस्तनाबूद करने की, उनके ऑफिस को नेस्तनाबूद करने की पूरी कोशिश होगी। और अब दूसरा मामला सामने आया। अगर कार्टून की बात करें तो कार्टून जो था वो शिवसेना से रिलेटेड ही था, उद्धव ठाकरे से रिलेटेड ही था। यही वजह है कि जिनकी पिटाई हुई है, जो पूर्व नेवी ऑफिसर की पिटाई हुई, साफ कह रहे हैं कि उसी वजह से उनकी पिटाई हुई रही, इसलिए इशारा साफ है कि ये शिवसैनिकों का ही काम है। फिलहाल पुलिस का ये कहना है कि वो भी रोकना पड़ेगा, जांच कर रही है कि आखिर ये लोग, लेकिन जरूर कार्रवाई होना चाहिए इन गुंडों के ऊपर, फिर चाहे इनका शिवसेना से ही ताल्लुक क्यों ना हो। शिवसेना की गुंडागर्दी के बाद अब बात करते हैं यूपी के माफिया की। यूपी के प्रयागराज से आई कुछ तस्वीरों को हम आपको दिखाएंगे, जहां सैकड़ों पुलिस बल खड़ा है, बुलडोजर चल रहे हैं, और जिस प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चल रहा है वो माफिया और बाहुबली अतीक अहमद की है, अवैध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यूपी के ऐसे सभी माफियाओं पर ऑपरेशन क्लीन चला रहे हैं जिन्होंने अपने खौफ के दम पर अवैध साम्राज्य खड़ा किया। ये कानून का बुलडोजर है, ये हुकूमत का बुलडोजर है, ये इकबाल का बुलडोजर है। एक बात और सुन लीजिए, ये बिल्डिंग नहीं गिराई जा रही है, ये उस खौफ को कुचला जा रहा है जो अब तक सत्ता की पाजेब पहनकर आतंक का नाच किया करती थी। लेकिन वक्त बदल चुका है। योगी सरकार ने कसम खाई है, सूबे से दहशत और बाहुबल को ध्वस्त कर देंगे। यूपी में रहना है तो कानून की भाषा को पढ़ना और समझना होगा। एक्शन शुरू हो गया है। प्रयागराज से आई ये तस्वीरें पूर्वी उत्तर प्रदेश में आतंक का पर्याय बन चुके अतीक अहमद के क्राइम किंगडम का एक छोटा सा हिस्सा है, जिसे योगी सरकार की पुलिस ने उन्हीं के सामने बुलडोजर से बुलडोज कर दिया, जिनके सामने उसने अपना दहशत का साम्राज्य खड़ा किया था। यह प्रॉपर्टी अतीक अहमद के भांजे हमजा उस्मान की है। अपने बाहुबली मामा के नाम पर इसने प्रयागराज में अवैध कब्जे का धंधा शुरू किया था, लेकिन यह नहीं जानता था कि एक दिन लंका का दहन जरूर होता है। अतीक के पाप के रजिस्टर का यह पन्ना जैसे ही भरा, उसे कानून के हाथों ने पुर्जा पुर्जा कर दिया। अब जरा यह भी जान लीजिए कि इस पूरी इमारत और जमीन पर योगी सरकार का हथौड़ा क्यों चला। मेहदौरी कॉलोनी में 2 बीघे स्टेट लैंड पर अवैध कब्जा, सरकार की जमीन को अवैध तरीके से अपने नाम किया। प्रयागराज में बीच शहर में जमीन की कीमत करोड़ों में। मेहदौरी इलाके में ये राजकीय स्थान की भूमि है, गाटा संख्या 421, और उसमें दाखिल काश्तकारी ग्रुप में ये किसानों को दिया जाता है, जिसका इन्होंने शर्तों का उल्लंघन किया था।